Good afternoon, children. Today we will cover the next topic of chapter 10, International Trade. Okay, so children, the topic that we have to cover today is मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है, आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. तो इसमें आपको क्या पढ़ना है बच्चों, इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से वेज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मोड्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए. तो अंडर दिस द वेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड इज एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग. ठीक है, एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोड होता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए. तो एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग दोनों का मतलब आपको पता है. एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री में सामान को अपने सेल करना, और इम्पोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान को जो है बाय करना. ठीक है, तो exporting refers to sending of goods and services from the home country to a foreign country. मतलब एक्सपोर्टिंग का क्या मतलब है, अपनी कंट्री से मतलब फॉरेन कंट्री में जब आप जो है सामान को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्टिंग. whereas importing is purchase of foreign products and bringing them into one's home country. और इम्पोर्टिंग का क्या मतलब होता है, परचेज करना होता है फॉरेन प्रोडक्ट्स को और होम कंट्री मतलब जो अपनी कंट्री है उसमें ले करके आना. देयर आर टू वेज इन विच अ फर्म कैन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स. और यहाँ पर दो तरीके होते हैं, इसमें फर्म जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकती है और इम्पोर्ट भी कर सकती है. What are the two ways? The two ways are direct and indirect exporting और importing. ठीक है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग. तो बच्चों जो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्म होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली सप्लायर्स को और बायर्स को सामान जो है बेचती है और ख़रीदती है. ठीक है, इसमें उनके पास में कोई भी एक मिडिलमैन या जो है अगर हम कहें तो कोई भी जो है इंटरमीडियरी नहीं होता है. ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में कोई मिडिलमैन होता है, कोई इंटरमीडियरी होता है, फर्म्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जो है बायर और सप्लायर तक पहुंचने का. ठीक है, फर्म डायरेक्टली बायर सप्लायर तक नहीं पहुंचती है, उन तक पहुंचने के लिए वो हायर करती हैं मिडिलमैन्स को. ओके, सो इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग अ फर्म इटसेल्फ approaches the overseas buyers or suppliers and looks after all the formalities relating to exporting or importing activities. जितने भी एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को फर्म खुद देखेगी किसी की हेल्प के बिना. ठीक है, whereas indirect exporting or importing is one where the firm participation in export import is minimum, is most of the tasks are carried out by some middleman. और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग में क्या होता है, फर्म्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है. जहाँ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है या जहाँ फर्म्स की ज़रूरत है बस वहीं पर वो इन्वॉल्व होंगी. बाकी जितना भी प्रोसेस होता है दैट ऑल प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड बाय द मिडलमैन ओनली. ओके, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट मोड ऑफ एंट्री की बात, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग. ठीक है, सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप जो है क्या करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री से आपने जो है टाई अप किया, उस फॉरेन कंट्री से आप जब टाई अप करेंगे तो आप पूरा का पूरा सामान उससे नहीं ले रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ उससे कुछ ऐसे पार्ट्स जिसमें वो उसका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वो जो है फॉरेन कंट्री प्रोड्यूस कर रही हैं और सिर्फ उतनी ही चीज़ों को आप अपने यहाँ लेकर के आ रहे हैं. एंड देन द डोमेस्टिक कंट्री और द होम कंट्री itself प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स एंड गिविंग इट द फाइनल आउटलुक. ठीक है,
फाइनल आउटलुक जो होगा वो हम अपनी होम कंट्री में ही देंगे, लेकिन कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी होम कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पे जो है टाई अप करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, और वहाँ से हम उनको मैन्युफैक्चर करवाएंगे. ओके. So, contract manufacturing refers to a type of international business where a firm enters into a contract with one or few local manufacturers in foreign countries to get certain components or goods produced as per its specification. It is also known as outsourcing. ठीक है, इसको हम लोग outsourcing भी बोलते हैं. मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, या जो है एक मैन्युफैक्चर से हमने एक प्रोडक्ट लिया जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन है, स्पेसिफिकेशन है, दूसरे मैन्युफैक्चर से दूसरा प्रोडक्ट लिया, एंड देन हम अपनी कंट्री में ला करके उसको फाइनल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये हमारा कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. इसमें किसी प्रकार का, किसी टाइप का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो फर्म्स होती हैं उनका कोई भी रिस्क नहीं होता है, कोई भी लॉस नहीं होता है. थर्ड है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. ठीक है, व्हाट इज लाइसेंसिंग? लाइसेंसिंग इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट in which one firm grants access to its patents, trade secrets or technology to another firm in the foreign country for a fee called royalty. The firm that grants such permission to the other firm is known as licensor, and the other firm that acquires such rights to use technology or patents is called the licensee. तो लाइसेंसिंग में क्या होता है कि लाइसेंसिंग में जो एक फर्म है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एक एग्रीमेंट के जो है बेसिस पर अपने पेटेंट्स, अपने ट्रेड सीक्रेट्स और अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरी फर्म के साथ में शेयर करती है. ठीक है, मतलब हमने अपने पेटेंट्स, अपने ट्रेड सीक्रेट्स और अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में किसी दूसरी फर्म को बताया, और इसको ये बताने के लिए, ये देने के लिए एक फ़ी चार्ज करती है वो फर्म, जिसको बोला जाता है रॉयल्टी. ठीक है, जो है फर्म जो ये परमिशन ग्रांट करती है, दैट फर्म इज़ नोन एज द लाइसेंसर, और जिसको ये परमिशन ग्रांट करी जाती है वो कहलाता है लाइसेंसी. ठीक है, वेयरएज जो हमारी फ्रेंचाइजी होती है समहाउ तो ये हमारी लाइसेंसिंग की तरह ही होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में एक डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? फ्रेंचाइजी इज़ अ टर्म very similar to licensing. One major distinction between the two is that while the former is used in connection with production and marketing of goods, the term franchisee applies to service business. ठीक है, जो फ्रेंचाइजी मतलब जो लाइसेंसिंग होती है ये तो आपका प्रोडक्शन और मार्केटिंग गुड्स के लिए होता है, लेकिन जो हमारी फ्रेंचाइजी होती है इसमें भी आप अपने बिजनेस सीक्रेट्स को, टेक्नोलॉजी को, इन सबको शेयर करेंगे, लेकिन ये शेयर हम करते हैं सर्विस बिजनेस के लिए, ना कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट है हमारा जॉइंट वेंचर्स. व्हाट आर जॉइंट वेंचर्स? जॉइंट वेंचर इज अ वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी फॉर एंटरिंग इनटू फॉरेन मार्केट्स. A joint venture means establishing a firm that is jointly owned by two or more otherwise इंडिपेंडेंट फर्म्स. मतलब जॉइंट वेंचर्स में बेसिकली क्या होता है कि एक फर्म अपने आप से काम करने से ज़्यादा अच्छा है कि वो दो फर्म आपस में मिल करके कैपिटल इन्वेस्ट करेंगी, और कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद में वो दोनों फर्म्स एक साथ जॉइंटली काम करेंगी, और वो दोनों ही फर्म्स ओनर भी होती हैं. ऐसा नहीं है कि हम दो फर्म्स को जो है ज्वाइन कर रहे हैं तो एक फर्म ओनर बन गई, एक उसकी सर्वेंट है. नहीं, जॉइंट वेंचर्स में दोनों ही हमारी जॉइंट ओनर्स होती हैं. ठीक है, और इसमें जो भी कैपिटल लगेगी, जो भी बिजनेस होगा, वो सब वो आपस में बिल्कुल जो है जॉइंटली करेंगे. ठीक है, ये मतलब होता है जॉइंट वेंचर्स का. नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है हमारा होली ओन्ड सब्सिडीज. This entry mode of international business is preferred by companies which want to exercise full control
ओवर देयर ओवरसीज ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, इसमें पार्शियल कंट्रोल नहीं होता है, इसमें फुल कंट्रोल होता है। मतलब हम 100% कंट्रोल चाह रहे हैं किसी दूसरी कंपनी फॉरेन कंट्री के ऊपर। तो इसमें कंट्रोल चाहने के लिए या कंट्रोल पाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उस कंपनी के 100% इक्विटी कैपिटल में, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर उसमें हमने पूरे के पूरे उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए तो वो कंपनी हमारे पूरे कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है होली ओन्ड सब्सिडरीज का काम। नाउ चिल्ड्रन यू हैव टू स्टडी 2 more थिंग्स ऑफ शॉर्ट नोट्स। एक आपको पढ़ना है इसमें वर्ल्ड बैंक और एक पढ़ना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक का पहले एक ब्रीफ मतलब समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली जितनी भी अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनको जो है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जितने भी, मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री को ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, इतने भी नेशंस हैं, वो जितने भी नेशंस हमारे अंडर डेवलप्ड नेचर के हैं उनको डेवलप्ड बनाने का काम हमारा होता है वर्ल्ड बैंक का। और जिसको भी पैसे चाहिए होते हैं, फाइनेंस की जिस भी नेशन को ज़रूरत होती है वो फाइनेंस उनको प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड बैंक ही। ठीक है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट RBRD कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक। आपको इसका नाम भी याद रखना है। एक और नाम क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग अप दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर टू एड the task of reconstruction of the war affected economies of Europe and assist in the development of the underdeveloped nations of the world. Okay, now the next जो है टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बच्चों मतलब ये होता है कि जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज रेट होगा ये आपका IMF डिसाइड करता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही डिसाइड करता है कि अगर 2 कंट्रीज़ हैं तो 2 कंट्रीज़ के बीच में क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए और उनको किस तरह से पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, 2 कंट्रीज़ के बीच की जितनी भी पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं दैट विल गो अंडर द हैंड्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज ऑल्सो नोन एज IMF. The IMF is the second international organization next to the World Bank. IMF, which came into existence in 1945, has its headquarters located in Washington DC. In 2005, it had 191 countries as its members. ठीक है, 2005 में इसके पास में, इसके अंडर में 191 कंट्रीज थी जो कि इसकी मेंबर्स थी। The major idea underlying the setting up of the IMF is to evolve an ordinarily international monetary system that is facilitating system of international payments and adjustment in exchange rates among national currencies. Okay, so I hope children that you all have understood this topic. Please go through this, complete your notes. Here your annual course ends. Okay, complete the notes and send it to me on my personal WhatsApp number. Thank you बच्चों, have a nice day, prepare for your exams, God bless you all.